हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपस्ट्रिक आदिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th स्टैंडर्ड की बुक है आरबीएसई बोर्ड की। उसका चैप्टर नंबर 8 आज हम स्टडी करेंगे, सजीवों की प्रमुख क्रियाएं। जिससे सजीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा नए कोशिकीय पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। पोषण के प्रकार हैं दो प्रकार के। पहला है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी या विषमपोषी। स्वपोषी जो स्वयं ही अपना पोषण खुद से प्राप्त करते हैं, परपोषी जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परपोषी के जो भाग दिए हैं वो है प्राणी संभोजी पोषण, परजीवी, सहजीवी और मृतोपजीवी पोषण। प्राणी संभोजन में है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। शाकाहारी जो केवल शाकाहार यानी सब्जियों पर और वेजिटेबल्स पर डिपेंड करते हैं, गाय और बकरी। और मांसाहारी वे जीव होते हैं जो शाकाहारी वेजिटेबल्स के साथ में मांस पर भी निर्भर करते हैं, शेर, चीता। सर्वाहारी वे होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। परजीवी दो तरीके के होते हैं, एक तो बाह्य परजीवी, एक अंतः परजीवी। सहजीवी का जो एग्जाम्पल है वो कवक और शैवाल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मृतोपजीवी पोषण जीवाणु द्वारा जो पोषण हमें मिलता है, जैसे कवक प्रोटोजोआ का जो पोषण है मृतोपजीवी, यानी सड़ी गली चीज़ों से जो पोषण प्राप्त करते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। प्राणी संभोजी पोषण, अन्य प्राणियों द्वारा निर्मित भोजन को ग्रहण करना प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। बाह्य परजीवी जो जू, मच्छर, खटमल, अमरबेल ये बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर जाकर जो भोजन प्राप्त करते हैं, यकृतकृमि, फीताकृमि, प्लाज्मोडियम, ये सब अंतः परजीवी हैं। अब है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण में सबसे पहले हम प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। हेकल नामक वैज्ञानिक ने प्लास्टिड लवक नाम दिया था। ये कवकों तथा प्रोकैरियोट्स जैसे जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरे रंग का कारण पर्णहरित का होना है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। हरित लवक में दो स्पष्ट क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है स्ट्रोमा और दूसरा होता है ग्रेना। स्ट्रोमा जो है हरित लवक की पीठिका बनाता है। इसमें प्रोटीन संश्लेषण करने वाले राइबोसोम बिखरे रहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रिया इस भाग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रिया किसमें होती है? जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा भाग में होती है। फिर है ग्रेना। प्रकाशिक क्रिया इस भाग में होती है, यानी लाइट रिएक्शन आपकी ग्रेना भाग में होती है और डार्क रिएक्शन आपकी स्ट्रोमा भाग में होती है। प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं। ग्रेनम क्षेत्र में पट्टलिकाएं सिक्कों की भांति व्यवस्थित होती है, जिन्हें थैलेकाइट्स कहा जाता है। उच्च पौधे में 4 हरित लवक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन जो नारंगी वर्णक होता है और ज़ेंथोफिल जो पीला वर्णक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलकर प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6H2O यानी जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को हम पढ़ेंगे। इसके दो भाग है। पहला है प्रकाशिक भाग। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना प्रकाश अभिक्रिया कहलाती है। कुछ निश्चित तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का पर्णहरित द्वारा अवशोषण, फिर पर्णहरित का उत्तेजन, जल का प्रकाशिक अपघटन होना, उसमें ऑक्सीजन का निकलना, रासायनिक ऊर्जा में उसका परिवर्तन होना, एटीपी के रूप में यहाँ ऊर्जा संग्रहित होती है और NADPH का निर्माण होता है या संश्लेषण होता है। यह जो क्रिया है, यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्थित थाइलेकॉइड की झिल्ली में होती है। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड में से झिल्ली में होती है। उसके बाद आती है अप्रकाशिक क्रिया। प्रकाश संश्लेषण का कार्य CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें निर्माण होता है। प्रकाश की इसमें आवश्यकता नहीं होती,
हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में ये होती है और CO2 का अपचयन व स्थिरीकरण होता है। तो यह अभिक्रिया पौधों में कब होती है? रात में यह क्रिया होती है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पौधे भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन और स्थिरीकरण होता है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया दिन के समय में होती है जहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त होती है, तथा अप्रकाशिक क्रिया रात्रि के समय में होती है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। अप्रकाशिक क्रिया स्ट्रोमा भाग में होती है, जबकि प्रकाशिक क्रिया आपकी ग्रेना भाग में होती है। ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए कि इसके फलस्वरूप प्रथम उत्पाद क्या बनता है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। 3 कार्बन अणु का होने के कारण इसे C3 चक्र भी कहते हैं अथवा इसे केल्विन चक्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने पढ़ा है वो किसके सीक्वेंस में पढ़ा है? अप्रकाशिक अभिक्रिया के सीक्वेंस में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर प्रथम उत्पाद जो बना है आपका PGA बना है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना है। 3 कार्बन अणु होने के कारण इसे C3 चक्र कहते हैं और इसे केल्विन चक्र भी कहते हैं। ठीक है, ये एक साइकिल है, यहाँ पर इसे आप देख सकते हैं। इसमें दोनों ही रिएक्शन यहाँ पर बताई है। ये लाइट रिएक्शन है और ये डार्क रिएक्शन है। ये डार्क रिएक्शन रात्रि के समय होती है यहाँ पर, और स्टार्च और अमीनो एसिड का यहाँ पर निर्माण होता है और सुक्रोज यहाँ फाइनली बनता है। लाइट रिएक्शन यहाँ क्लोरोप्लास्ट में होती है। H2O और ऑक्सीजन का यहाँ पर निर्माण होता है और ऊर्जा के तौर पर यहाँ पे ATP और NADPH बनता है। जल में किसी भी तरह के पोषक तत्व विद्यमान नहीं होते, मगर यह शरीर के लिए एक आवश्यक घटक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आहार रेशे जिन्हें रुक्षांश कहते हैं, यानी रफेज जिनको बोलते हैं, ये पोषक तत्व ये भी नहीं है, मगर भोजन पाचन में इनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करेंगे पाचन की। वनस्पति वायुमंडल में प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से शर्करा में परिवर्तित करता है। वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा शर्करा का निर्माण होता है, जो अन्य जीवों के काम आती है। पाचन क्रिया द्वारा भोजन को सरल उत्पाद में रूपांतरित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग है सबसे पहले आहार नाल। आहार नाल का सबसे पहला भाग है मुख गुहा। जबड़े में स्थित दांत काटने मोड़ने का कार्य करते हैं। जीभ में स्थित स्वाद ग्रंथियां स्वाद का कार्य करती है। लार ग्रंथियां जो होती है, उसकी लार में एमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है, जो मांड को माल्टोज में परिवर्तित करता है। लार में उपस्थित एमाइलेज मांड को माल्टोज में परिवर्तित करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। लार में उपस्थित एमाइलेज मांड को माल्टोज में परिवर्तित करता है। एमाइलेज मुंह में एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। एमाइलेज मुंह में एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ग्रसनी का कार्य भोजन को निगलना है और ग्रास नली भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। आमाशय अंग्रेजी के जे के समान थैली सदृश संरचना होती है। आमाशय रस जो है वो अस्तर से स्रावित होता है। यह रंगहीन होता है, खट्टा होता है। इसमें 90% जल होता है और 0.5% HCl होता है। इसके साथ ही इसमें पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। इसका जो pH है वो 0.9 से 1.5 तक होता है, यानी ये अम्लीय होता है। प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन यहाँ आमाशय में होता है। HCl जो होता है वो जीवाणुओं को मार देता है। पेप्सिन प्लस HCl प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करते हैं और प्रोटीओजेज भी बनाते हैं। रेनिन जो है दूध के प्रोटीन कैसिनोजन को कैसीन में परिवर्तित करता है। तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें क्या होता है? कैसिनोजन होता है, जो आमाशय में जाके रेनिन एंजाइम के द्वारा
कैसीन में परिवर्तित हो जाता है। ये क्वेश्चन पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया है। छोटी आंत, लंबाई इसकी 22 फीट होती है, बड़ी आंत से कम व्यास होता है इसका। डियोडिनम सी आकार का छोटी आंत का प्रारंभिक भाग होता है जो कि 25 सेंटीमीटर लंबी पित्त व अग्नाशय ग्रंथियां इसमें खुलती है। सेकेंड पार्ट होता है इसका जेजुनम, बीज का कुंडलित भाग होता है। भोजन का पाचन व अवशोषण अत्रीय रस का स्त्रावण इसके द्वारा होता है। थर्ड पार्ट होता है इसका ईडियम, छोटी आंत का पश्च भाग ये होता है। पाचक ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं। छोटी आंत का कार्य है डियोडिनम में अग्नाशय द्वारा स्रावित जो पाचक रस है जिससे पाचक माध्यम क्षारीय हो जाता है। इसका पीएच जो है वो अब 7.1 से 8.2 हो जाता है। यहाँ पर छोटी आंत में एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, काइमोट्रिप्सिनोज व ट्रिप्सिनोजन एंजाइम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। छोटी आंत में उपस्थित अंकुरों द्वारा भोजन का अवशोषण हो जाता है। तो छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, अवशोषण हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन भी छोटी आंत में होता है। पेप्टिडेज जो है प्रोटीन के पेप्टोन से एमिनो अम्ल बनाता है। माल्टेज से माल्टोज और माल्टोज से ग्लूकोज का यहाँ पर निर्माण होता है। सुक्रेज से सुक्रोज शर्करा को यहाँ पर जो सुक्रेज होता है वो सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कौन बदलता है, सुक्रेज बदलता है। ऐसे ही माल्टोज को माल्टेज ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। दूध शर्करा को लैक्टेज ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में बदल देता है और वसा को जो लाइपेज एंजाइम है वो वसीय अम्ल व ग्लिसरोल में बदल देता है। एंटेरोकाइनेज जो है अग्नाशय के निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिनोजन में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट पार्ट बड़ी आंत। कॉलन इसका फर्स्ट पार्ट है। बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग जिसमें अंकुर नहीं होते और गॉबलेट कोशिकाएं होती हैं जो म्यूकस का स्त्रावण करती है। कौन सी कोशिकाएं? गॉबलेट कोशिकाएं होती है जो म्यूकस का स्त्रावण करती है। सेकेंड पार्ट है इसका सीकम जो 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। कॉलन से ये जुड़ा होता है। इसके अंत में अपेंडिक्स होता है। तो अपेंडिक्स कौन से पार्ट में होता है? सीकम पार्ट में होता है। बड़ी आंत के सीकम पार्ट में अपेंडिक्स होता है। थर्ड पार्ट होता है इसका मलाशय जिसे रेक्टम कहते हैं। पचित भोजन का निष्कासन इसके द्वारा कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है। जितने भी प्रोटीन और एंजाइम से उनका संश्लेषण किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। तो बड़ी आंत में जल, खनिज व औषध का अवशोषण होता है। जल, खनिज व औषध का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अब अलग अलग जीवों में हम यहाँ पर पाचन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अमीबा में पाचन। अमीबा में पाचन प्रोटोजोआ संघ की है। ये अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पाचन तंत्र इसमें अनुपस्थित होता है। खाद्य धानी में उपापचयी रसों द्वारा पदार्थ का पाचन इसमें हो जाता है। तो अमीबा में पाचन किसके कारण होता है? खाद्य धानी में उपापचयी रसों द्वारा अमीबा में पदार्थ का पाचन होता है। युग्लिमना में पाचन, यह एक स्वपोषी या समपोषी जीव है और मृतोपोषी पोषण ये प्राप्त करती है। दोहरी पोषण विधियां हैं, यानी इसे मिश्र पोषी पोषण में रखा गया है। केचुए में पाचन, भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से ये प्राप्त करता है या फिर मिट्टी से ये अपना भोजन प्राप्त करता है केचुआ। ग्रसनी की पंपिंग विधि द्वारा भोजन इसका ग्रहण करता है। ग्रसनी में पंपिंग विधि द्वारा ये अपना भोजन। अब हम श्वसन पढ़ेंगे। पोषक पदार्थों में ऑक्सीकरण की यह प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन कहलाती है। इसमें एटीपी में ऊर्जा मुक्त होती है और ये ऊर्जा के रूप में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। पादप श्वसन जो है, कोशिकीय श्वसन एक बहुचरणीय प्रक्रम होता है ताकि अधिकतम ऊर्जा को एटीपी के रूप में परिवर्तित किया जा सके।
जीवों में यह श्वसन दो प्रकार से होता है, अवायवीय यानी अनाक्षी श्वसन और वायवीय यानी आक्षी श्वसन। इसमें दो तरीके से श्वसन होता है। सबसे पहले हम अवायवीय श्वसन यानी अनाक्षी श्वसन हम पढ़ेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन इसे कहा है। इसमें 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। अंतिम उत्पाद जो है वो कार्बनिक यौगिक एल्कोहल का इसमें निर्माण होता है। ऑक्सीजन की इसमें आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे अनाक्षी श्वसन कहा है। ईस्ट जीवाणुओं, परजीवियों तथा निम्न स्तर के जंतुओं में यह श्वसन पाया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज है वो एथिल अल्कोहल अथवा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यानी C6H12O6 का ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक अम्ल C3H6O3 में परिवर्तित हो जाता है पेशियों तथा जीवाणुओं के द्वारा, और ऊर्जा इसमें मुक्त होती है। ग्लूकोज का निर्माण एथिल अल्कोहल यीस्ट द्वारा होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ये था आपका अवायवीय यानी अनाक्षी श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। अब है आपका वायवीय श्वसन यानी आक्षी श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अंतिम उत्पाद जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, जबकि अनाक्षी श्वसन में अंतिम उत्पाद आपका क्या बन रहा था, अल्कोहल बन रहा था। ठीक, अब इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कितनी होती है, 36 एटीपी इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। किसमें, आक्षी श्वसन में, जबकि अनाक्षी श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीजन की इसमें आवश्यकता होती है आक्षी श्वसन में, अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जीवों में यह श्वसन C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के द्वारा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जल का निर्माण होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। जलीय जीवों की श्वास पर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। अब यहाँ पर अमीबा पैरामीशिया में कोशिका झिल्ली द्वारा गैस का विसरण होता है। अमीबा पैरामीशिया में कोशिका झिल्ली द्वारा गैस का विसरण होता है। पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा में नम देह भित्ति द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। कीटों में जो श्वसन है वो विशेष नलिकाओं द्वारा होता है, जिसे हम मेलपिगी नलिकाएं कहती है। तिलचट्टा इसका उदाहरण है। मानव में श्वसन के लिए पूरा एक सिस्टम होता है, जिसे हम मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। उसे यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। नासा मार्ग से अंदर आने वाली वायु के तापमान का नियमन किया जाता है, ठीक है, नाक द्वारा। वायु कंठ जो है वो ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ता है। इसका कार्य है ध्वनि का उत्पादन करना। तो जो वायु कंठ है वो क्या करता है, ध्वनि का उत्पाद करता है। श्वेत यहाँ पर प्रवेश द्वार पर एप्लोग्लिट पत्तीनुमा कपाट पाए जाते हैं। दायां फेफड़ा लंबा तथा बायां फेफड़ा इसका क्या होता है, छोटा होता है। श्वसन क्रिया में 2 प्रकार के श्वसन होते हैं, निहित श्वसन सांस लेना, उच्च श्वसन सांस छोड़ना। लास्ट ईयर एग्जाम में सिर्फ इनके ट्रांसलेशन ही पूछा गया था कि उच्च श्वसन क्या होता है, सांस छोड़ना, और निहित श्वसन क्या होता है, सांस लेना। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक होता है जो आरबीसी में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक होता है जो आरबीसी में उपस्थित होता है। जंतुओं में परिसंचरण 2 प्रकार का पाया जाता है, खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण। यहाँ पर श्वसन तंत्र का एक डायग्राम है। ये नासाग्रह है, श्वास गृह है, 2 फेफड़े हैं आपके, इसमें फुफ्फुस, श्वसनी और इस तरीके से श्वसन नलिकाएं फैली होती हैं और बीच में ये वायुकोश उपस्थित होते हैं। अब खुला परिसंचरण, बंद परिसंचरण हम इसे पढ़ेंगे। तिलचट्टे में सबसे पहले परिसंचरण है वो खुला परिसंचरण है। इस तंत्र में गैसों का परिवहन नहीं होता है। तिलचट्टा रुधिर वर्णक की अनुपस्थिति के कारण रंगहीन होता है। तिलचट्टे में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। मुख्य कार्य है इसका भोज्य व अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना। केंचुए में परिसंचरण, बंद परिसंचरण होता है। 2 प्रकार की प्रमुख रुधिर वाहिकाएं होती है, पृष्ठ रुधिर वाहिनिकाएं और अधर रुधिर वाहिनिकाएं। मानव में परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार से बांटा है। पहला है रुधिर दोहरा परिसंचरण तंत्र और दूसरा है लसिका तंत्र। रुधिर दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है उसके भाग हैं रुधिर
हृदय और रुधिर वाहिनिकाएं। रुधिर परिसंचरण के तीन भाग हैं यहाँ पर, रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनिकाएं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल द्रव्य इसमें प्लाज्मा होता है जिसमें 92% जल होता है, 8% अन्य पदार्थ होते हैं और 55% में रुधिर होता है। प्लाज्मा में ग्लोब्यूटिल प्रतिरक्षी प्रोटीन होता है और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन जो कि थक्का बनाने में ये सहायक होते हैं। तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एक तो ग्लोब्यूलिन जो कि प्रतिरक्षी होता है और प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। फाइब्रिनोजन जो है वो थक्का बनाने में सहायक होता है। तो थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? फाइब्रिनोजन। रुधिर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है। आरबीसी हल्के पीले रंग की अंडाकार आकृति की होती है। इनका जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। इसमें केंद्रक का अभाव होता है। लौह यौगिक हीमोग्लोबिन का मिलना और ऑक्सीजन का विनिमय करना इनका मुख्य कारण होता है। आरबीसी जो है अगर उसकी मात्रा कम हो जाए तो व्यक्ति एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाता है। डब्ल्यूबीसी संख्या इनकी आरबीसी से कम होती है। आकार इनका बड़ा और अनियमित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है और रंगहीन होता है। जीवाणु हानिकारक पदार्थों रोगों से रक्षा करते हैं। रुधिर बिंबाणु, इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी से छोटे व आरबीसी से कम होते हैं। जो कार्य है इनका वह है रक्त का थक्का बनाना। केंद्रक इनका अनुपस्थित होता है। हृदय क्या है? हृदय एक पेशीय अंग है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर बाएं आलिंद निलय में और ऑक्सीजन रहित रुधिर दाएं आलिंद निलय में होता है। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है क्योंकि निलय रुधिर पूरे शरीर में भेजता है। अशुद्ध रक्त शिराओं में और शुद्ध रक्त कहाँ बहता है? धमनियों में बहता है। इसलिए इसे दोहरा संवहन या दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। अपवाद इसके क्या है कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त होता है। क्योंकि अशुद्ध रक्त शिराओं में और शुद्ध रक्त धमनी में होता है, मगर फुफ्फुसीय धमनी जो है उसमें अशुद्ध रक्त आपको मिलेगा और फुफ्फुसीय शिरा जो है उसमें शुद्ध रक्त आपको मिलेगा। धमनी और शिरा को जोड़ने वाली जो होती है उन्हें केशिकाएं कहते हैं। धमनी और शिरा को जोड़ने वाली होती है जो उन्हें केशिकाएं कहते हैं। रुधिर का दाब 120/80 mm होता है। शिरा की अपेक्षा धमनी में दाब अधिक होता है। मानव शरीर में संकुचन दाब जो है वो 120 mm और शिथिलन दाब जो है वो 80 mm होता है। यानी सामान्य जो आपका ब्लड प्रेशर रहना चाहिए वो 120/80 mm ब्लड प्रेशर आपका होना चाहिए। अब दूसरा जो परिसंचरण का भाग है मनुष्य का वो है लसिका तंत्र। केशिकाओं में प्रवाहित रुधिर के छन कर बनने वाले द्रव्य लसिका कहलाता है। केशिकाओं में प्रवाहित रुधिर के छन कर बनने वाला द्रव्य जो बनता है वो लसिका कहलाता है। द्रव्य अंतरकोशिकीय स्थलों में परिसंचरण करता है। द्रव्य कहाँ संचरित करता है? अंतरकोशिकीय स्थलों में परिसंचरित होता है वह द्रव्य जो लसिका बनाता है। शरीर में लसिका कोशिकाएं व दो बड़ी लसिकाएं पाई जाती हैं। शरीर में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है और दो बड़ी लसिकाएं पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे पादपों में संवहन की। प्रकाश संश्लेषण व खाद्य संग्रह का कार्य पर्ण के द्वारा होता है। पर्ण के अधिचर्म के नीचे रंध्र पाए जाते हैं। सजीव मृदुतक कोशिकाएं इनमें पर्णहरित होता है। पर्ण के अधिचर्म के नीचे सजीव मृदुतक कोशिकाएं होती है जिनमें पर्णहरित होता है। इनमें अंतरा कोशिकाएं स्थल जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है। अंतरा कोशिकीय स्थल जो होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है। रंध्रों का क्या कार्य होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय करते हैं तथा जल को जल वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं।
यहाँ पर हम ये डायग्राम देखेंगे पौधों में संवहन का। तो ये फल है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी की हानि होती है और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पानी को ऊपर की ओर खींचता है। पत्तियों द्वारा भोजन फ्लोएम द्वारा हर जगह पहुंचाया जाता है। बीज से नए पौधे, जल व खनिज लवण बीज यहाँ पर मिलते हैं। भूमि के कण हैं, जड़ें हर समय जल व खनिज लवणों का अवशोषण यहाँ पर करती रहती है। तो पत्तियां जो भोजन बनाती है उसको पूरे पादप के समस्त भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। श्वसन हर समय होता रहता है। श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से भोजन बनाती है। जाइलम द्वारा जल व खनिज लवण प्रत्येक भाग में पहुंचाया जाता है। तो जाइलम के द्वारा तो जल जो लवण है वो प्रत्येक भाग में पहुंचाया जाता है और फ्लोएम के द्वारा जो पत्तियां भोजन बनाती है उसको पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है। तो ये आपके पौधों में संवहन का डायग्राम है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जड़, इसका कार्य होता है जल और खनिज लवण का भूमि से अवशोषण करना। सेलोफेनिक अर्धपारगम्य होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह। उपस्थानिक मूल तंत्र, गेहूं जो बाजरा इस तरीके का होता है और मुसला मूल जो होती है इसमें एक मुख्य मूल होती है, उससे अन्य द्वितीय मूल या तृतीय मूल निकली हुई रहती है। परासरण द्वारा कोशिका में जल का प्रवेश अंतः परासरण कहलाता है। परासरण द्वारा कोशिका में जल का प्रवेश अंतः परासरण कहलाता है। कोशिका की पूर्ण स्फीत अवस्था कोशिका के आकार को बनाए रखती है। कोशिका की पूर्ण स्फीत अवस्था कोशिका के आकार को बनाए रखती है। तो कौन सी अवस्था कोशिका के आकार को बनाए रखती है? पूर्ण स्फीत अवस्था कोशिका के आकार को बनाए रखती है। आम टमाटर की स्वस्थ प्रकृति पर्ण गुदेदार, फल रसदार, पूर्ण स्फीत कोशिकाओं के कारण ही होता है। तो जो आम टमाटर की स्वस्थ प्रकृति यानी जो पर्ण उनके गुदेदार होते हैं, फल रसदार होते हैं, उसकी वजह क्या है? पूर्ण स्फीत कोशिकाएं यहाँ पर है। केशिकात्व इसके बाद है। केशिकात्व पदार्थ का स्वयं ही रिक्त स्थानों में प्रवेश, यह भौतिक बल भी अवशोषण और परिवहन में सहायक है। केशिकात्व का मतलब हो गया कि पदार्थ का स्वयं ही रिक्त स्थान में प्रवेश कर जाना, यह भौतिक बल भी अवशोषण और परिवहन में सहायक होता है। अंतः शोषण क्या होता है? पदार्थ एवं द्रव के अणुओं के परस्पर आकर्षण के कारण अंतः शोषण होता है। पदार्थ एवं द्रव के अणुओं के परस्पर आकर्षण के कारण अंतः शोषण होता है। यह प्रक्रिया जल रागी कोलाइडों के कारण होती है। अंतः शोषण की प्रक्रिया किसके कारण होती है? जल रागी कोलाइडों के कारण होती है। जल में रखे बीजों का फूलना अंतः शोषण का उदाहरण है। कोशिका में जल का बाहर की ओर परासरण बाह्य परासरण कहलाता है। कोशिका में जल का बाहर की ओर परासरण बाह्य परासरण कहलाता है। यानी कोशिका जब जल को अंदर से बाहर भेज देती है तो वो आपका बाह्य परासरण कहलाता है। मृदा से जल अवशोषण एक सक्रिय अवशोषण है। मूल दाब क्या होता है? यह एक सक्रिय दाब है जो कुछ शाकीय पौधों के जाइलम में जल को ऊपर की ओर धकेलता है। यह एक जैव क्रिया है यानी वाइटल प्रोसेस है। मूल दाब की वजह से पौधों की जड़ों से पानी ऊपर की ओर जाता है। उत्सर्जन, जंतुओं में उत्सर्जन एमिनोटेलिक, सीपी, तारामीन, घोंघा सीधे अमीनो अम्ल उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इन्हें अमीनोटेलिक कहते हैं। दूसरे हैं अमोनोटेलिक, जो जंतु अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। तीसरे हैं यूरियोटेलिक, जो नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों को यूरिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। मनुष्य यूरियोटेलिक है। यूरिकोटेलिक, जो यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करते हैं वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। पक्षी इसके उदाहरण हैं। अमीबा में उत्सर्जन जो है वो संकुचनशील रसधानियों द्वारा होता है क्योंकि इसमें उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है। हाइड्रा में उत्सर्जन विसरण क्रिया द्वारा होता है, इसमें भी तंत्र अनुपस्थित होता है।
केंचुए में उत्सर्जन क्रिया वृक्क द्वारा होती है जो देह गुहा में होता है। अमोनिया और यूरिया केंचुआ उत्सर्जित करता है। तिलचट्टे में उत्सर्जन मेलपीगी नलिकाएं होती हैं। ये नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन करता है। तो अमीबा संकुचनशील रसधानियों द्वारा उत्सर्जित करती है। हाइड्रा विसरण क्रिया द्वारा। केंचुए में उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है। अमोनिया और यूरिया का ये उत्सर्जन करता है। तिलचट्टे में मेलपीगी नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है। नाइट्रोजनी पदार्थों का केंचुआ उत्सर्जन करता है मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। त्वचा के नीचे श्वेत ग्रंथियां पानी यूरिया का निष्कासन करती है। त्वचा की जो श्वेत ग्रंथियां होती है वो मनुष्य में पानी और यूरिया का निष्कासन करती है। वृक्क उत्सर्जन का प्रमुख अंग है और वृक्क मूत्रवाहिनियां और मूत्राशय ये उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं। तो आइए हम सबसे पहले वृक्क की बात करें। एक जोड़ी सेम के बीच का आकार का वृक्क होता है। ये हमने सभी ने देखा है। वृक्क कुछ इस तरीके का होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। बाहरी भाग कॉर्टेक्स और भीतरी भाग क्या होता है इसका? मेडुला। बाहरी भाग क्या होता है? कॉर्टेक्स और भीतरी भाग मेडुला होता है। मूत्र नलिका नेफ्रॉन्स होती है। नेफ्रॉन्स में दो भाग होते हैं, बोमन संपुट और यहाँ पर दूसरा भाग है स्त्रावी भाग। पहला भाग है बोमन संपुट और दूसरा है स्त्रावी भाग। मूत्र वाहिनियां। मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में पहुंचाने का कार्य मूत्र वाहिनियों का होता है। मूत्राशय बाहरी आवरण पेरिटोनियम कहलाता है। बाहरी आवरण जो मूत्राशय का है वो पेरिटोनियम कहलाता है। मूत्र मार्ग के छिद्र द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यह यूरिया, यह यकृत। पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है? पादपों का उपापचयन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स पर आधारित होता है। जलीय पौधों में कोशिका भित्ति से उत्सर्जन होता है। स्थलीय पौधों में रंध्रों व वात रंध्रों से उत्सर्जन होता है। नींबू संतरा का खट्टा स्वाद कार्बनिक अम्लों के रिक्तिका में संग्रहण के कारण होता है। तो ये जो नींबू संतरे का खट्टा स्वाद है वो कार्बनिक अम्लों के रिक्तिका में संग्रहण के कारण होता है। गोंद एक अपशिष्ट उत्पाद है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अनावश्यक ठोस रवे काष्ठीय कोशिकाओं में संग्रहित CaCO3 कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। बिंदु स्राव, ठीक है। पर्ण के किनारों पर जल बूंदों का बाहर आना बिंदु स्राव कहलाता है। पानी की पत्तियों पर पानी की जो बूंदें कॉर्नर्स पे उनके आ जाती है वो उनका बिंदु स्राव कहलाता है। पौधों का बिंदु स्राव हेतु विशेष जलरंध्र इनमें पाए जाते हैं। बिंदु स्राव अधिक अवशोषण एवं कम वाष्पोत्सर्जन की अवस्था में सबसे अधिक होता है। बिंदु स्राव कब होता है? जब अवशोषण तो अधिक हो और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो। तो ये अक्सर सुबह के समय या रात्रि के समय पौधों में देखने को मिलता है। इसके बाद है रिप्रोडक्शन यानी जनन। जंतुओं में जनन, अलैंगिक जनन सबसे पहले हम इनमें पढ़ेंगे। अकशेरुकीय जंतुओं में ये पाया जाता है। सबसे पहले इनमें द्विविखंडन द्वारा हम पढ़ेंगे। ये एक कोशिकीय जीवों में होता है। विभाजन और विखंडन द्वारा इसमें जनन होता है। पैरामीशिया, यूग्लिना और अमीबा इसके उदाहरण हैं। बहुविखंडन, पहले केंद्रक विभाजन फिर कोशिका द्रव्य विभाजन। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन के द्वारा जनन होता है। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन क्या होता है कि कायिक भाग में विभाजन से नए जीव की उत्पत्ति। प्लेनेरिया, हाइड्रा, ताला मछली, इनका किस्सा अगर शरीर का एक भाग टूट जाता है तो वह वापस उत्पन्न हो जाता है। छिपकली की पूंछ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुकुलन, पुनर्जनन की क्षमता रखने वाली कोशिकाओं से मुकुलन होता है। इसमें एक सेम स्ट्रक्चर शरीर के दूसरे भाग पर उत्पन्न हो जाता है और समय के साथ फिर ये यहाँ से विभाजित हो जाता है। हाइड्रा में ये गुण पाया जाता है मुकुलन का। लैंगिक जनन की हम बात करें
उच्च अकशेरुकी और कशेरुकी प्राणियों में लैंगिक जनन पाया जाता है। केंचुए में, केंचुआ एक उभयलिंगी प्राणी है, ये स्वनिषेचन नहीं करता। इसका जो वृषण है वो 10वें खंड में होता है और 11वें खंड में इसका अंडाशय होता है और 13वें खंड में केंचुए में 10वें व 11वें खंड में तो वृषण होता है और 13वें खंड में क्या होता है, अंडाशय होता है। वर्षा ऋतु में ये लोग लैंगिक जनन करते हैं। मनुष्य में जनन, मनुष्य में नर जननांग प्रोटेस्ट ग्रंथियों से बना होता है और शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। अंडाशय का आंतरिक स्तर एपिथीलियम कोशिकाओं का बना होता है। मादा लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मादा लैंगिक जनन और पुरुष के लिए यहाँ पर प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट नर जननांग और मादा के लिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। पादपों में जनन, पादपों में अलैंगिक जनन सबसे पहले मुकुलन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, कायिक जनन द्वारा, यानी मुकुलन जो हमने यीस्ट में देखा, बीजाणु जनन राइजोपस में, कायिक जनन या बीजों से अंकुरण स्पाइरोगायरा, ऑसिलटोपिया विखंडन से जनन होता है इनके अंदर। तो पादपों में अलैंगिक जनन, मुकुलन, बीजाणु और कायिक, ये हमने पहले भी पढ़ा है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम रूप से जनन करवाना। तो सबसे पहले है इसमें कटिंग, पादप के किसी खंड से पूर्ण पादप को विकसित करना। अंगूर, गुलाब, फालासे, इन सब में क्या है, पौधे के किसी भी तने को काटकर हम उसे अगर दोबारा लगाएं तो उससे में नए पौधे की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा होता है कलम रोपण, दो पादप के स्तंभों को जोड़कर पूर्ण पादप विकसित करना। एक ही पादप पर भिन्न भिन्न किस्में इसमें उगाई जा सकती है। जैसे एक स्टिक हमने यहाँ पर इस तरीके से सफ़ेद गुलाब के लिए, उस पर हमने फिर लाल गुलाब की स्टिक को जोड़ दिया, तो जो उत्पाद के रूप में बनेंगे हो सकता है कि वो गुलाबी रंग के या फिर हल्के गुलाबी रंग के हमें गुलाब उसमें से मिले। तो इस तरीके से विभिन्न किस्में जब हमें बनानी होती है तो उसमें हम कलम रोपण का उपयोग करते हैं। दाव लगाना, पादप की शाखा को मात्र पादप से अलग करने से पूर्व ही उसमें मूलन करवाया जाता है। तो इसकी दो विधियां हैं। पहला है टीला दाब विधि, यानी लंबी शाखा को झुकाकर मिट्टी में दबा देना। ये कोई जैसे एक पेड़ है, इसकी एक शाखा को यहाँ से झुकाकर इस तरीके से मिट्टी में दबा देना। तो इससे जब नए पौधे का निर्माण हो जाता है तब इसको यहाँ से अलग कर लिया जाता है। तो ये आपका है टीला दाब विधि। दूसरा है गुट्टी या वायु दाब विधि, तने में खड्डा कर नई जड़ें उत्पन्न करना। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो पौधा खड़ा है इसी के तने में खड्डा करके इसकी एक और नई जड़ को हम डेवलप कर लेते हैं और फिर इस हिस्से को यहाँ से हटा लेते हैं। पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादप वर्ग सबसे अधिक विकसित होते हैं क्योंकि इनमें पुंमंग और जायांग जनन चक्र होता है। परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है। निषेचन के दौरान भ्रूण कोश में 2 युग्मक अंड व नर युग्मक का निर्माण होता है तथा 3 केंद्रकों, 1 नर तथा 2 ध्रुवीय केंद्रक का अलग अलग संलयन होता है। यहाँ पर ये फूल का एक डायग्राम दिया है। ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र, उसके नीचे वर्तिका होती है। ये वाला पॉट आपका अंडाशय कहलाता है। इसी में पुंकेसर होता है जिसमें परागकोश होते हैं जहाँ पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसके नीचे व्रंत तंतु पाए जाते हैं। इस वाले भाग को दल कहते हैं। यहाँ पर अंडाशय के अंदर ये जो पार्ट है जिसे बीजांड कहा है और इसी के पार्ट को बीजांडसन कहते हैं। पौधे का जो ये वाला पार्ट है लास्ट वाला जहाँ से बाहरी पत्तियाँ निकली रहती है इसे पुष्पासन कहा है और लास्ट वाला पार्ट जो स्टिक रहती है उसे पुष्प व्रंत कहा है और बाहरी भाग जो है हरा वाला उसे बाह्य दल कहा है। नियमन, संवेदनशीलता, वातावरण के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया संवेदनशीलता कहलाती है। जंतुओं में नियमन का कार्य तंत्रिकाओं द्वारा तीव्र गति से होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है?
जंतुओं में संवेदनाओं के नियंत्रण समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो न्यूरॉन से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। कोशिकाएं। कोशिकाएं क्या होता है? केंद्रक अन्य कोशिकांग निष्खलन कण न्यूरोफाइब्रिल्स तंतुक पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष क्या होता है? तंत्रिकाक्ष पर वसा की परत चढ़ी होती है जिसे माइलिन आच्छादक कहते हैं। यह विद्युत रोधी की तरह कार्य करती है। द्रुमाश में क्या होता है? सूचनाएं इनके सिरों पर अर्जित होकर आगे विद्युत वेग के रूप में चलती है। मानव तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क व मेरुरज्जु इसके मुख्य भाग है। सबसे पहला है मस्तिष्क। करोटी के कपाल भाग की अस्थियों से ढका होता है मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क इसके 3 भाग हैं। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भाग 1350 ग्राम होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा पूछा है। इसका जो आयतन है वो 130 सीसी होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का आयतन। अग्र मस्तिष्क मनुष्य की संवेदनाओं का केंद्र, सुनने और देखने आदि का जो काम है वो अग्र मस्तिष्क में होता है, यानी सोचने, पहचानने, स्मृति, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि का जो उपयोग होता है वो अग्र मस्तिष्क में होता है। मध्य मस्तिष्क सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। मध्य मस्तिष्क यानी खाने की ओर देखकर पानी आना, धूप में आंखों का बंद हो जाना, ये सब क्रियाएं कहाँ से संचालित होती है? मध्य मस्तिष्क से संचालित होती है। पश्चिम मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क द्वारा होता है। ये भी अनैच्छिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रण ही करता है, मध्य मस्तिष्क भी, मगर पश्चिम मस्तिष्क जो है वो शारीरिक अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जैसे रक्तचाप, उल्टी, हृदय की धड़कन, पाचन, उत्सर्जन, हाथ पैर व अन्य पेशियों पर नियंत्रण, यह सब पश्चिम मस्तिष्क द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है आपका मेरुरज्जु। अग्रभाग मस्तिष्क के ऑम्बलागेटा से और पीछे पूंछ के रूप में निकला रहता है। मेरुरज्जु का अग्रभाग ऑम्बलागेटा से जुड़ा रहता है और पश्चिम भाग पूंछ के रूप में निकला रहता है। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, मेरु तंत्रिकाएं जिनको हम कहते हैं। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती है जिन्हें मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। संवेगों को मस्तिष्क तक और वापस अंगों तक पहुंचाने का कार्य मेरुरज्जु के द्वारा संपादित होता है। अब है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क से 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं जो आंख, नाक, कान को जाती है वो आपकी परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती है। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा रखा जाता है। हृदय का धड़कना, पाचन आदि ये सब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर आते हैं। इसके 2 भाग है, अनुकंपी और परा अनुकंपी। अनुकंपी और परा अनुकंपी। अब आती है प्रतिवर्ती क्रियाएं और प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक होती है, नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा इनका होता है। मेरु तंत्रिका के मूल पृष्ठ और अधर में ही होती है। पृष्ठ मूल जो है वो संवेदी तंत्रिका तंतु का है और अधर मूल जो है वो चालक तंत्रिका तंतु का है। पृष्ठ मूल जो है वो संवेदी तंत्रिका तंतु का और अधर मूल जो है वो चालक तंत्रिका तंतु का। संवेदांग से लेकर संबंधित अंग की पेशियों तक के पूरे मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप में क्या आता है? संवेदांग से लेकर संबंधित अंग की पेशियों तक के पूरे मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब आता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथ तंत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आती है पीयूष ग्रंथि। अग्र मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस का होता है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। हाइपोथैलेमस जो है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहलाती है। हार्मोन असंतुलन से आदमी लंबा या बौना हो जाता है।
पीयूष ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट है थायराइड या अवटु ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन ये स्रावित करती है। असंतुलन से गलगंड या ग्वाइटर रोग इसमें हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपकी थाइमस ग्रंथि। थाइमोसिन हार्मोन ये स्रावित करती है, वक्ष में पाई जाती है। प्रतिरक्षा तंत्र का पूर्ण विकास करना इसका काम है। अधिक सक्रिय होने पर टॉन्सिल बढ़ जाते हैं और टॉन्सिलाइटिस रोग इसमें हो जाता है। वृद्धावस्था का आते आते थाइमस ग्रंथि विलुप्त हो जाती है। अग्नाशय ग्रंथि ड्यूओडेनम के समीप होती है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। रक्त शर्करा को नियंत्रण का कार्य अग्नाशय ग्रंथि द्वारा होता है और इसके हार्मोन असंतुलन के कारण मधुमेह रोग यानी डायबिटीज हो जाती है। एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थित होती है। एड्रिनलिन हार्मोन इससे स्रावित होता है। संकटकालीन परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता एड्रिनलिन हार्मोन से हमें प्राप्त होती है। नर जनन ग्रंथि और मादा जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा लैंगिक लक्षणों का विकास होता है और मादा जनन ग्रंथि में एस्ट्रोजन जो है वो लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। यानी नर जनन ग्रंथि द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रवण होता है और मादा जनन ग्रंथि द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रवण होता है। हार्मोन द्वारा पादपों में नियंत्रण। ABA एक वृद्धि निरोधक हार्मोन है। IBA कलमों से जड़ें उत्पन्न करने के लिए। इथरिल जो है फलों को शीघ्र पकाने के लिए इथरिल काम में आता है और ऑक्सिन हार्मोन खरपतवार हटाने में काम आता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। RBSC बोर्ड की बुक्स से ये चीज़ें ली गई है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई एरर लगती है तो आप RBSC बोर्ड की क्लास 9th की बुक आप इसके लिए रेफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद।